हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी। इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं आज के इस सेशन में, जो कि करंट अफेयर्स का सीरीज होगा। विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन होती है, जिसमें हम लोग अक्टूबर 2023 की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं। और ये स्पेशली यूपीएससी 2024 का जो एग्जाम है आपका प्रीलिम्स का 26 मई, उसके लिए बेहद ही हेल्पफुल सीरीज चलाई जा रही है। जिसमें इससे पहले मैंने मई की कंप्लीट करा दी है दोस्तों, जून की भी कंप्लीट कराई है, जुलाई की भी, और अगस्त और सितंबर, पिछले 5 महीनों का मैंने लगातार हिंदी में कंप्लीटली जो है कि सेशन कराए हैं। और अब चल रहा है अक्टूबर का। और बहुत सारे आप लोग भाइयों का, बहनों का, दोस्तों का इतना सपोर्ट और इतना प्यार मिल रहा है कि मैं लगातार इस चीज़ को लेकर मोटिवेटेड रहता हूँ कि आप लोगों को रेगुलर मैं सुबह करंट अफेयर्स की क्लास दे दूँ, चाहे फिर पूरे दिन मैं क्लास ना भी दे पाऊँ। और फिर भी उसकी वजह से कुछ कुछ बाध्यताएं हो जाती हैं कि क्लासेस नहीं दे पाता हूँ, थोड़ा सा मुझे और भी काम रहता है। तो कल तो क्लास नहीं आ पाई थी, लेकिन आज फिर से क्लास लेकर आए हैं। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि हमारा सेकंड लेक्चर होगा इंटरनेशनल रिलेशन में। ऑलरेडी हमने इससे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कंप्लीट कर लिया है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप प्रॉपर जाके वहाँ देख सकते हो। विजन आईएएस करंट अफेयर्स अक्टूबर 2023 के नाम से। और पहली बार अगर चैनल पर आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूं जैसे ही मैगजीन आती है तब। और उसके बाद जब मैं अंडरलाइन करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन करते हुए स्टडी कराता हूं आप लोगों को, तो उसके बाद हम हाईलाइटेड पॉइंट को भी हम विजन जो होती है मैगजीन, उसको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ। तो इन सभी जानकारी के साथ अब चलते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक पे। और आज हमारा टॉपिक होगा आईआर का सेकेंड लेक्चर में। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हम लोगों ने इजराइल और हमास के युद्ध को पढ़ा पिछली क्लास में। बहुत ही डिटेल से मैंने चीज़ों को समझाया। और केवल ये इजराइल और हमास का ही युद्ध नहीं था, बल्कि वैश्विक महाशक्तियों का भी इसमें क्या क्या योगदान था, भारत के कैसा योगदान था, भारत का कैसा संबंध था, ये सभी चीज़ों को मैंने डिटेल डिस्कस किया था। और साथ ही साथ एक और संबंध पढ़ा था हमने भारत और कनाडा का, जो अभी खालिस्तानी एक समर्थक की मृत्यु हो गई थी कनाडा में, और जिसपे आरोप लगा दिया कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने, जस्टिन ट्रूडो साहब ने, कि भारतीय एजेंट इसमें शामिल है, अर्थात भारत की सरकार इसमें शामिल है। तो इसको लेके संबंधों में कुछ कड़वाहट हो गई थी, और अभी भी वो लगातार बनी हुई है। लेकिन उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या प्रभाव होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, यूएसए का क्या रोल है इसमें, यूएसए क्या इंप्लीमेंट कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। और आज हम लोग कवर करेंगे दोस्तों भारत और दक्षिण कोरिया। हालांकि हम रेगुलर क्लास में 4 से 5 टॉपिक को कवर करते हैं, लेकिन इजराइल हमास वाले में थोड़ा लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए 2 ही टॉपिक कवर किए थे। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे 4 टॉपिक को हम कवर करें, और इंटरनेशनल रिलेशन को अगली क्लास में हम खत्म कर देंगे टॉपिक को। फिर हम इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट इस तरीके से कंप्लीटली स्टडी करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे कि भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध की बात हो रही है। नॉर्थ कोरिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दक्षिण कोरिया की बात कर रहा हूँ। क्योंकि दक्षिण कोरिया, जापान, यूएसए, भारत, इनके आपस में संबंध बहुत अच्छे हैं। जबकि नॉर्थ कोरिया क्या है, चाइना के नज़दीक ज़्यादा है, वो चाइना की बात मानता है। और चाइना हमेशा भारत और अमेरिका, जापान, इनके खिलाफ रहता है। इसलिए नॉर्थ कोरिया भी हमारे खिलाफ हो जाता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया के साथ हमारा कोई व्यापार भी चल रहा हो। चल भी रहा होगा तो बहुत ही छोटे स्तर पे है, जिसको बहुत प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। शायद ही कभी मोदी जी ने कभी यात्रा की नॉर्थ कोरिया की। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे हम दक्षिण कोरिया की बात करेंगे तो देखिए 2023 में भारत और दक्षिण कोरिया ने अपने राजनयिक संबंधों के 50वीं वर्षगांठ को मनाया है। इट मीन्स कि इनके जो संबंधों की शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो शुरू हो गई थी 1973 में। यानी भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए थे राजनयिक स्तर पे, वो 1973 में शुरू हुए। और जो कि 2023 में 50वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी एक अच्छा खासा समय व्यतीत किया गया है भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों में। तो इस दौरान बहुत सारे कुछ पड़ाव ऐसे भी आए जो हमारे लिए नकारात्मक रहे, कुछ पड़ाव ऐसे भी रहे जो हमारे लिए बेनिफिशियरी रहे। तो इन सभी का स्टडी करेंगे हम। और इसी सेंस में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सभ्यता संबंधी जुड़ाव, यानी कि भारत का जो सभ्यता के साथ जुड़ाव है उसके हम बारे में बात करेंगे। तो बताया जाता है कि 13वीं शताब्दी में एक ग्रंथ है जो कि जिसको इंग्लिश में कहा था द हेरिटेज हिस्ट्री ऑफ द थ्री किंगडम्स, या दक्षिण कोरिया की लोकल लैंग्वेज में कहते हैं सैम गोकिसुया। ठीक है। इसके अनुसार बताया गया कि 48वीं ईस्वी में अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना ने कोरिया के राजा किम सुरो से शादी की थी। मतलब यही अयोध्या जो हमारे यूपी में आपका अयोध्या जो जिला है, जहां पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है, और कोरिया के एक राजा थे किम सुरो, इनकी आपस में शादी हुई थी। जैसे हम नेपाल के साथ भी संबंध की बात करते हैं तो कहते हैं कि भगवान श्री राम का जो विवाह हुआ था वो जानकी पुत्री जो माता सीता थी,
जो कि नेपाल की थी, जनक राजा की पुत्री। तो वहाँ पे जो है कि संबंध अंतर्राष्ट्रीय शादी की गई थी। तो एक तो वो अंतर्राष्ट्रीय शादी थी और एक ये दूसरी अंतर्राष्ट्रीय शादी पड़ रहा है जहाँ पे कोरिया के राजा के साथ भारतीय महारानी की शादी हुई थी। तो ये हम कह सकते हैं कि एक सभ्यता से ही जुड़ाव है, आदिकाल से ही जुड़ाव है। वहीं 723 से 29 ईस्वी तक एक बौद्ध भिक्षु होचो, जिसका नाम है होंग जियाओ, इसने भी भारत की यात्रा की और अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा था तो उसका नाम था पिलग्रिम टू द 5 किंगडम ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि उसने बताया कि जो 5 किंगडम्स हैं उसमें राजा के जो मतलब भारत के जो 5 साम्राज्य हैं उसके अंतर्गत जो जो उसने चीज़ों को देखा, जो पॉजिटिव थॉट लिखे, वो सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने संस्कृति, राजनीति, समाज के बारे में यात्रा वृत्तांत में बताया। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि चाइनीज यात्री जो भारत आए थे, जिसमें आपका हो ये आप क्या जाएंगे इत्सिंग आ जाएगा, फायान आ जाएगा, तो ये सब भी आए थे। इसी तरीके से दक्षिण कोरिया से भी कुछ बौद्ध यात्री आए थे, क्योंकि आपको पता है कि नालंदा प्राचीन समय से बौद्धों के लिए एक तीर्थ स्थल, शैक्षिक स्थल बना रहा है, इसलिए यहाँ पर आवागमन उनका होता रहा। और वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी इसमें योगदान दिया। 1929 में लैंप ऑफ द ईस्ट नामक एक कविता लिखी, जिसमें कोरिया की समृद्ध इतिहास और उज्जवल भविष्य के बारे में व्याख्या की थी। तो लैंप ऑफ द ईस्ट नाम से लिखी थी। तो आप देखो कि कहीं ना कहीं कोरियन साम्राज्य के द्वारा या भारतीय लोगों के द्वारा एक दूसरे के प्रति एक प्रेम का भाव प्रदर्शित किया गया मैगजीन लिख के। तो यहाँ तो लगता है कि काफी अच्छा संबंध रहा, वैवाहिक संबंध भी यहाँ पर रहे हैं, रचनात्मक संबंध भी रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के इतिहास, संस्कृति, समाज के बारे में रूबरू हैं। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी भारत में बैठ के अगर दक्षिण कोरिया के इतिहास की बात कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस समाज के बारे में, उन लोगों की कर्तव्य निष्ठा के बारे में कुछ जानकारी जरूर रही है। फिर अगर हम देखें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की भूमिका कैसी रही, तो 1947 में जो कोरियाई चुनाव हुए थे, यहाँ पे भारत ने संयुक्त राष्ट्र आयोग के नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई थी कोरिया में चुनाव के लिए। तो आप कह सकते हो कि इसी के परिणाम स्वरूप 1953 में कोरियाई संघर्ष को विराम मिला, जिसमें 1953 में क्या था कि एक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में आपस में युद्ध छिड़ा हुआ था, गृह युद्ध के रूप में। और इन दोनों के बीच में युद्ध को संघर्ष विराम की स्थिति में भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कहीं ना कहीं भारत शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही, और नेहरू जी का तो ये मतलब मन ही रहता था कि मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक अच्छे से परखूं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी अगर समस्या हो रही है तो भारत की वैश्विक उपस्थिति को प्रदर्शित करना नेहरू जी अच्छा समझते थे। हालांकि वर्तमान सरकार के जो शीर्ष नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी भारत को एक नई ऊर्जा और नई ख्याति प्राप्त कराई है वैश्विक स्तर पे। नेहरू जी भी यही काम करते थे। तो एक तो ये योगदान था और वहीं भारत ने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता भी की थी। वहीं अगर हम राजनयिक संबंधों की बात करेंगे तो यहाँ पे भी मधुरता हमें देखने को मिलती है। 1973 से यहाँ पे औपचारिक संबंध स्थापित कर दिया गया। देखिए, किसी भी देश के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल इस तहत नहीं मान सकते कि वहाँ पे विद्यार्थी जाके स्टडी कर रहे हैं या लोग जाके वहाँ काम कर रहे हैं या फिर वहाँ का कोई शीर्ष नेता केवल घूमने चला गया या किसी मीटिंग में गेस्ट के रूप में चला गया, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की श्रेणी में नहीं देखते। हम बस ये कह सकते हैं कि हाँ एक नॉर्मल संबंध है, लेकिन जब तक ऑफिशियली स्तर पे हम एक वाणिज्यिक दूतावास, एक राजनयिक दूतावास न खोल दें, तब तक हम उसके राजनयिक संबंधों को या औपचारिकता नहीं देते हैं। अब जैसे इजराइल की मैं बात करूं, पहले टॉपिक में मैंने बताया कि इजराइल का समर्थन भारत लगातार करता आ रहा था। आज़ादी के बाद भारत पहला देश था जिसने इजराइल को एक नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन फिर भी 1992 में पहली बार भारत और इजराइल के बीच में राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई। तो उस समय से हमने 2023 में 30 वर्ष कंप्लीट किए। कितने वर्ष कंप्लीट किए? 30 वर्ष। और यहाँ दक्षिण कोरिया के साथ 1973 से हम चल रहे हैं और 2023 में हमने 50 ईयर्स कंप्लीट कर लिए। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने दक्षिण कोरिया के लिए मध्यस्थता नहीं की या उसके लिए चुनाव प्रक्रिया नहीं संचालित कराई। ये तो 1950 में हम कर रहे थे। इस हिसाब से तो हम 75 साल के संबंधों को सेलिब्रेट कर रहे होते। लेकिन राजनयिक संबंध 73 में शुरू हुए और 2010 में सामरिक भागीदारी शुरू हुई और 2015 में विशेष सामरिक भागीदारी में अपग्रेड कर दिया गया। इसीलिए उस समय के साथ जोड़ेंगे तो 50 ईयर्स कंप्लीट किए भारत और दक्षिण कोरिया ने। भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग का एक मार्ग प्रशस्त किया। एक्ट ईस्ट नीति की बात करें तो इससे पहले ये लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता था, लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से, जो कि 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि बाद में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से दे दिया कि अभी तक हम केवल पूरब की ओर देख रहे हैं, लेकिन अब हम पूरब की तरफ कुछ काम करेंगे, यानी प्रोएक्टिव मॉडल से चलेंगे। प्रोएक्टिव मतलब कि बहुत सारे प्रोजेक्ट को भारत खुद इनिशिएट करेगा
जो एशियाई देश हैं इनके साथ जो है कि, तो यहाँ पर भी एक अच्छा जो है कि मतलब पार्टनरशिप या अच्छा संबंध देखने को मिल रहा है। और आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की बात करें तो 2009 में ही आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत और दक्षिण कोरिया ने। सेपा का मतलब होता है दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इट मीन्स व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। जिन भी देशों के साथ भारत का सेपा का समझौता हो चुका है, हालांकि कनाडा के साथ अभी भी पेंडिंग है 2008 से ही, जो है कि मैंने कल की क्लास में बताया है कि 2008 से वहां पे पेंडिंग चल रहा है 2008-10 से। लेकिन जिन देशों के साथ सेपा हो जाता है वहां पे व्यापार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और भारत एक बहुत बड़ा बाजार है दुनिया के लिए, तो दक्षिण कोरिया के लिए बहुत बड़ा बाजार है। और दक्षिण कोरिया से भी हम कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत सारी चीजों को हम ग्रैस्प कर सकते हैं। अब जैसे मैं अगर बात करूं मूवीज की, वेब सीरीज की, दोस्तों मैं खुद पर्सनली नेटफ्लिक्स पे, एमएक्स प्लेयर पे देखता रहता हूं जो है कि दक्षिण कोरिया की वेब सीरीज। हालांकि पार्ट बहुत लंबे लंबे होते हैं, 16, 17, 20 पार्ट की होती है इनकी एक वेब सीरीज। पूरा एक शो होता है टीवी शो की तरह, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होती है। उसमें इमोशनल भी दिखाया जाता है, लव अफेयर भी दिखाया जाता है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को भी दिखाया जाता है, अपग्रेडेड मॉडल को दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा कंज्यूमर यहाँ पे है जो दक्षिण कोरिया की वेब सीरीज को देखता है। अगर भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध अच्छे ना हो तो दक्षिण कोरिया की कोई मूवी यहाँ नहीं दिखाई जाती है। आप ये देखो ना कि नॉर्थ कोरिया की कभी आपको मूवी नहीं देखने को मिलेगी, चाइना की बहुत कम देखने को मिलती है भारत में। क्यों मिलती है? क्योंकि भारत सरकार उसको अथॉरिटी नहीं देती है कि भारत की जनता के सामने चाइना या नॉर्थ कोरिया की मूवीज को लाया जाए। कितने लोगों ने पाकिस्तान की मूवी देखी है? पाकिस्तान में भी तो सिनेमा घर है, वहां भी मूवी रिलीज होती होगी, लेकिन भारत में नहीं आती है। तो समझौते पे डिपेंड करता है। लेकिन साउथ कोरिया की आप मूवीज, वेब सीरीज कुछ भी देखोगे इजिली एक्सेस हो जाता है, इजिली आपको मिल जाता है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप देखोगे कि व्यापार में वृद्धि होती है। और 2022 में ही दोनों देशों के बीच में 27.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार रहा, जो कि काफी अच्छा था। और कोरिया प्लस पहल का उद्देश्य भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने और उसे सुविधाजनक बनाना। लेकिन इस कोरियाई में हम नॉर्थ कोरिया की बात नहीं करते हैं, हम बल्कि किसकी बात करते हैं? साउथ कोरिया की बात करते हैं। कि साउथ कोरिया के जो इंजीनियर हैं, जो टेक्निकल इंजीनियर हैं, या जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेस क्लास हैं, वो भारत में आए और अपना जो है कि इन्वेस्टमेंट करें। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखोगे बहुत सारी कंपनी है जो दक्षिण कोरिया की है और भारत में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो व्यापार को वृद्धि हो रही है, व्यापार बढ़ावा मिल रहा है। तो ये भी चीज है। सामरिक एकीकरण की बात करें तो नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र का ये लोग समर्थन करते हैं। इंडो पैसिफिक ओशियन जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे शांति की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, सुविधा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं। और चीन को एक महाशक्ति के रूप में जो उभरने की वजह से जो चुनौती मिल रही है दक्षिण एशियाई देशों को, साउथ एशियाई देशों को, इंडो पैसिफिक कंट्रीज में, वहां पे प्रति संतुलित करने के लिए जो भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो उसके लिए जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही यहाँ पे सहयोगी बनते हैं कि किसी भी तरीके से चाइना का प्रभाव कम किया जा सके। और कोरिया के परमाणु हथियार हासिल करने से जुड़े मुद्दे को लेकर दोनों देशों की चिंता साझा होती है। कौन से कोरिया? उत्तर कोरिया। अब भाई नॉर्थ कोरिया का भी किम जोंग उन, वो जब सनक जाएगा तो उसका कुछ भरोसा नहीं है, वो दुनिया पे कभी भी रॉकेट छोड़ सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से उसकी बहस हो गई थी, याद होगा आपको सिंगापुर मीटिंग का, अगर नहीं पता तो डाल दीजिएगा गूगल पे, 2019-18 की सिंगापुर मीटिंग है, जहां पे मजबूरन डोनाल्ड ट्रंप को मिलने जाना पड़ा उत्तर कोरिया के शासक से। अब आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति को उसने बुलवा दिया कि भाई तुम अगर नहीं आओगे तो मेरा बटन, रिमोट बटन मेरे हाथ में ही है, और मिसाइल मैंने न्यूयॉर्क की तरफ दाग रखी है, बस बटन दबाऊंगा मिसाइल लॉन्च हो जाएगी। इतनी लंबी दूरी की मारक क्षमता की उसने मिसाइल तैयार कर रखी थी। तो मजबूरन जो है कि सिंगापुर मीटिंग करनी पड़ी डोनाल्ड ट्रंप को। अब ऐसे पागल आदमी सर कौन उलझेगा? तो भारत और साउथ कोरिया दोनों ही उलझना नहीं चाहते हैं। पता चला न्यूक्लियर बॉम्ब साउथ कोरिया का तो पहले से ही वो दुश्मन है, और चाइना के बहाव में आके उसने पता चला भारत को ही उड़ा देगा, तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? तो ऐसी स्थिति में चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सब प्रॉब्लमेटिक कंट्रीज हो जाती है हमारे लिए। वहीं अगर हम बात करें कि 2018 में भारत ने उत्तर कोरिया के परमाणु प्रसार को रोकने के लिए वैंकूवर डायलॉग का समर्थन किया। और ये वैंकूवर डायलॉग कहीं और नहीं दोस्तों, कनाडा में ही आयोजित किया गया था, क्योंकि वैंकूवर आइलैंड वहीं पर है। वहीं पे एक मीटिंग्स हुई थी जिसमें उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर प्रसार को रोकने की बात हो रही थी। यूएसए था, कनाडा था, इंडिया थे, साउथ कोरिया, जापान, ये सभी शामिल थे। और इस पे भी भारत ने समर्थन किया, दक्षिण कोरिया ने भी समर्थन किया कि उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर जो पावर है, न्यूक्लियर प्रसार है, उसको रोका जाए। हालांकि उसको बैकअप में चाइना का समर्थन मिल रहा है। कई बार न्यूज एजेंसी बताती है कि पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर वेपन तैयार किए जा रहे हैं। सपोर्ट किसका मिला है? रसिया का और चाइना का, क्योंकि दोनों ही जो है कि
पाकिस्तान के बहुत करीब हो चुके हैं इस समय। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो आप एससीओ देख लो, यहाँ पे भी पाकिस्तान है, भारत है, रसिया है, चाइना है, और भारत को काउंटर करने के लिए चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर उत्तर कोरिया में जो न्यूक्लियर प्रसार हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहे हैं। रोकने के लिए वैंकूवर डायलॉग का जो है कि समर्थन भी करते हैं। और रक्षा और सुरक्षा सहयोग की बात करें तो रक्षा नीति वार्ता की शुरुआत 2013 में की गई और 2019 में 2+2 वार्ता यानी विदेश और रक्षा मंत्रालय की बैठक भी शुरू हो गई। इट मीन्स कि 2+2 का मतलब होता है कि एक देश के 2 मंत्री, एक देश के 2 मंत्री। इट मीन्स एक मंत्री विदेश मंत्री रहेगा, एक रक्षा मंत्री रहेगा, 2 इधर से हो गए और 2 सामने वाले देश के, जिससे आपको मीटिंग करनी है। तो कितने हो गए टोटल? हो गए ना 2+2, तो विदेश और रक्षा। हालांकि इस स्तर पे हम यूएसए से मीटिंग करते हैं, यूएई से भी मीटिंग करते हैं इस स्तर की 2+2 वार्ता, जो स्पेशल फॉर्म मानी जाती है। तो अच्छे संबंध है, इसलिए दक्षिण कोरिया से भी हम कर रहे हैं। और सांस्कृतिक संबंध का हमने बता ही दिया कि शादी विवाह वगैरह हम अंतर्राष्ट्रीय शादी पहले ही कर चुके हैं। एक नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय शादी हुई, एक दक्षिण कोरिया से आपको दिखा दी। हालांकि श्रीलंका से भी हुई है। अभी एक मूवी आई थी साउथ की, ध्यान नहीं आ रहा, देखिए, जिसमें ऐश्वर्या राय रहती हैं, पोन्नी सेल्वम 1 और पोन्नी सेल्वम 2, जो कि चोल साम्राज्य के शासकों की होती है। देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, कई मूवीज वगैरह मैं देखता रहता हूँ, और मैंने आपको भी कहा है कि अगर मौका लगे, कोई जरूरी नहीं है कि थिएटर जाके आप मूवी देखिए या पिक्चर हॉल में जाके मूवी देखिए, 400-500 रुपए का खर्च करिए टिकट। मैं खुद नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं या तो वेब सीरीज देख लेता हूँ अपने रूम पे ही, नेटफ्लिक्स पे या अमेजन प्राइम पे। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, 5-10 रुपए की एचडी मूवी आती है और मैं भरवाता हूँ मोबाइल में, टैब में देख लेता हूँ। क्योंकि मूवीज देखने से क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती हैं। मैं आपको जो बता रहा था अभी एग्जाम्पल, तमिलनाडु के साथ श्रीलंका के पहले से ही संबंध चले आ रहे हैं। तो वहां पे भी तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है हमारे और तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में। तो भारत श्रीलंका के बीच में पोन्नी सेल्वम में ये दिखाया भी गया है कि कैसे तमिलनाडु की लोकल जनता श्रीलंका में समर्थन करती है, श्रीलंका की लोकल जनता तमिलनाडु अर्थात भारत का समर्थन करती है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सांस्कृतिक संबंध पहले से है। और दक्षिण कोरिया में भारत के सारंग महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है दक्षिण कोरिया में, जो कि बहुत ही फेमस त्यौहार है भारत का। गूगल पे देख लीजिएगा सारंग महोत्सव क्या होता है। और प्रवासी भारतीय की बात करें तो दक्षिण कोरिया में स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों को संलग्न किया जाता है। हालांकि जो कुछ भारतीय विद्वान वहां जाते हैं, और इसी तरीके से साउथ कोरिया के भी कुछ लोग भारत में आते हैं और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, लेकिन आपको लगेगा कि सर तो बहुत लंबी चौड़ी हाँकते हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं रियली बता रहा हूँ। हालांकि अब तो कोई नहीं रहे। मेरे 4 दोस्त इंटरनेशनल लेवल पर थे दोस्तों। मैं जब बीएचयू में स्टडी कर रहा था, मैंने बीएचयू से जो है कि अपनी पूरी पढ़ाई की है, चाहे उसमें ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या प्रोफेशनल डिग्री हो, ठीक है, या फिर रिसर्च हो, ये सारे कोर्सेज मैंने बीएचयू से किए। तो मेरे 4 इंटरनेशनल दोस्त थे, जिसमें 2 तो मेरे कंबोडिया के फ्रेंड थे दोस्तों, उनके नाम भी खैर मैं भूल गया हूँ, लेकिन उनकी जो डायलॉग डिलीवरी होती थी, बोलने का टोन, वो मुझे याद है, और मेरे दोस्तों को भी याद था जो बीएचयू में पढ़ते थे। और जिसमें एक दोस्त हमारा वियतनाम का था, उसके साथ तो खैर मेरी पिक भी रखी हुई है, कभी टाइम मिलेगा तो टेलीग्राम पे डालूंगा। और एक दोस्त थाईलैंड वगैरह का था। तो ये 4 दोस्त थे जो इंटरनेशनल लेवल पे थे। तो कभी कभी बात होती थी इंग्लिश में, थोड़ा बहुत हम लोग जान पाते थे। हालांकि मास्टर्स तक आते आते मैंने थोड़ी बहुत इंग्लिश को सीख लिया और लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि वहां से बेहतर जो है कि एजुकेशन हमारे इंडिया में मिल रही है, और वीजा फ्री उन लोगों को आने का परमिशन थी। भारत सरकार उनको फेलोशिप दे रही है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी फेलोशिप दे रही है। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? कहीं ना कहीं उनके और हमारे, इट मीन्स कि भारत सरकार और उन देशों के बीच में संबंध अच्छे थे, इसलिए वो यहाँ पर आके स्टडी कर रहे थे। और यकीन नहीं मानेंगे कि उन्हीं दोस्तों के माध्यम से मुझे सार्क यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला। कितने लोगों को पता था सार्क यूनिवर्सिटी के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सार्क यूनिवर्सिटी, जो सार्क देश हैं, इनसे संबंधित एक यूनिवर्सिटी है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में भी है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे पढ़ाई होती है इंटरनेशनल लेवल पर। मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था 2016 में, लेकिन मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैंने उसके बाद स्किप कर दिया पीएचडी का प्रोग्राम, और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में उतर गया, और फिर जॉब हो गई, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये चीज़ बताने का मतलब ये था कि आप इस तरीके की चीज़ों को जब आप करते हैं, देखते हैं मूवीज़ वगैरह, या लोगों से कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो आपको नए नए सिनेरियो पता चलते हैं, और फिर आप इंटरनेशनल रिलेशन की एक अलग पहचान स्थापित कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं। और मेरा कोर सब्जेक्ट भी PSIR यानी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है, तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से डील कर पाता हूँ। तो वहीं हमें ये भी देखना है कि
सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, फेवरेबल चल रहा है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, उसको भी देख लें। तो दोनों देशों की भौगोलिक अवस्थिति में अंतर, वही संपर्क सीमित है। एक देश जाके समुद्र में द्वीप की तरह लटका हुआ है और भारत हमारा इतना बड़ा विशाल का है, लेकिन यहाँ से साउथ चाइना क्रॉस करते हुए साउथ कोरिया के पास जाके मिल पाना रेगुलर पॉसिबल नहीं है। भाई आपके जो कुछ पुराने यार दोस्त हैं, बहुत फेमस होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो इतनी दूर हैं दोस्तों, दूसरे राज्यों में रह रहे हैं कि जहाँ पे मिल पाना मुश्किल हो पाता है, जबकि आप पड़ोस के दोस्त से रोज मिलते हो, होता है ना। तो ये चीज भी है। रणनीतिक सहयोग में विलंब है, क्योंकि शीत युद्ध की प्रतिद्वंदता के कारण ऐसा मानता है दक्षिण कोरिया भारत को कि भारत एक सोशलिस्ट ग्रुप के करीब है, यानी कि समाजवादी समर्थक है। क्योंकि जो कोल्ड वार था वो दो विचारधाराओं का युद्ध था, पूंजीवादी उदारवादी विचारधारा वर्सेस समाजवादी विचारधारा। पूंजीवादी जो विचारधारा थी उदारवादी, उसका समर्थन यूएसए कर रहा था अमेरिका, और समाजवादी का समर्थन यूएसएसआर कर रहा था। तो दक्षिण कोरिया अमेरिका के करीब शुरू से ही रहा है, तो उसे लगता है कि भारत पूंजीवादी विचारधारा का नहीं है, ये समाजवादी समर्थक है। लेकिन अब तो काफ़ी चेंजेस हो गए। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद हमने बहुत सारी चीज़ों को अपनाया, उदारीकरण को अपनाया, प्राइवेटाइजेशन को अपनाया, और जिसकी वजह से दक्षिण कोरिया की कुछ कंपनी भारत में जॉब भी कर रही है, मतलब अपना स्टार्टअप खोल रही है, बड़ी बड़ी कंपनी खोल रही है, लेकिन फिर भी ये डर उनको सताता रहता है। और सहयोग जितना बेहतर होगा उतना बेहतर हो नहीं पा रहा है, मजबूत रणनीतिक इच्छा की कमी है। वहीं दक्षिण कोरिया अक्सर अमेरिका जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ नजदीकी से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो अमेरिका की पहलू या अमेरिका की बातों को पहले प्रेफरेंस देता है भारत की अपेक्षा। हालांकि यहाँ पर अमेरिका क्या करता है कि दक्षिण कोरिया को न्यूक्लियर अम्ब्रेला सिक्योरिटी भी देता है, और हालांकि जापान को भी देता है। मतलब क्या है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला सिक्योरिटी का मतलब है कि जापान और दक्षिण कोरिया अपने देश में किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर इन दो देशों के ऊपर किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर हमला किया जाएगा तो उनके लिए तुरंत अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर देगा। मतलब वही चीज हो गई कि एक छाते के नीचे अगर 3 लोग खड़े हो सकते हैं और बारिश से बच सकते हैं, तो 10 छाते खरीदने की क्या जरूरत है, हम एक ही छाते से काम चला सकते हैं ना। तो ये वही चीज है कि एक ही देश की न्यूक्लियर पावर से अगर 2 से 3 देशों को सुरक्षा मिल रही है, तो इससे न्यूक्लियर प्रसार को रोका जा सकता है। अब भारत की न्यूक्लियर पावर अगर तैयार है, तो भारत भूटान को, श्रीलंका को, नेपाल को, मालदीव को, मॉरिशस को, इन सबको सुरक्षा दे दे, तो ये छोटे छोटे देश अपने यहाँ न्यूक्लियर पावर को नहीं बनाएंगे, और इससे क्या होगा, दुनिया में निशस्त्रीकरण की जो विचारधारा है वो प्रबल होगी और न्यूक्लियर पावर को रोका जा सकेगा। क्योंकि दोस्तों ये डिजास्टर है, एक तरीके से ह्यूमन डिजास्टर है कि ये खत्म कर देगी पूरी सोसाइटी को। वहीं अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता सेपा को सीमित दायरे वाला कहा जाता है, यानी उतना इफेक्टिव तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है जितना हम कर सकते हैं, जितना हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। फिर आगे की राह में आप बेहतर सहयोग के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण होना चाहिए कि आर्थिक परियोजनाओं पर अधिक जोर दीजिए, संबंधों को अधिक रणनीतिक बनाना चाहिए। जैसे न्यूजीलैंड, वियतनाम के साथ साथ दक्षिण कोरिया को भी क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल करना चाहिए। हालांकि शामिल हुआ है इस बार सम्मेलन में, लेकिन वो पर्यवेक्षक की भूमिका में था। और क्वाड की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान अगर हैं, तो अगर हम साउथ कोरिया को भी ले लेंगे तो संबंध और भी मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि साउथ कोरिया जापान और यूएसए के ज्यादा करीब है। तो कहीं ना कहीं अगर वो भी इस क्वाड में परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल हो जाता है, तो भारत के संबंध और भी बेहतर हो सकते हैं, जिस तरीके से अमेरिका और जापान के साथ हैं। आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाना, दोनों देशों की दक्षताएं अलग अलग है, सहयोग के दीर्घकालिक विन विन फ्रेमवर्क के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए कि ताकि लंबे समय तक हम एक दूसरे का सहयोग करें और प्रॉफिट में रहें। जैसे स्टार्टअप हो गया, प्रौद्योगिकी संचालित सेवाएं हो गई, डिजिटल व्यापार, सेमीकंडक्टर, ये सभी सहयोग की संभावना और भी अधिक हो सकती है। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दीजिए। जैसे आसियान और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 2 महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जहां पर इन दोनों प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके ये देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। भाई जो आसियान देश है वो दक्षिण कोरिया के ज्यादा करीब है, चाहे वो मंगोलाइड प्रजाति के रूप में देख लो, उनकी लोकल बाउंड्रीज के रूप में देख लो, द्वीपीय देश होने की भूमिका के रूप में देख लो, या एक विचारधारा के रूप में देख लो, और भारत भी इसके माध्यम से सहयोग कर सकता है इनका। और आसियान में भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही डायलॉग पार्टनर हैं, और IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, भारत एक संस्थापक सदस्य है, जबकि दक्षिण कोरिया को डायलॉग पार्टनर का दर्जा प्राप्त है। तो इसमें भी एक दूसरे का मिलकर वो सहयोग कर सकते हैं, और बहुपक्षीय सहयोग भी करें, जिससे जो है कि आपूर्ति श्रृंखला, अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन, इन सभी चीजों में भागीदारी अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर संबंध बन सकेंगे। तो ये तो था दोस्तों आपका भारत दक्षिण कोरिया का संबंध। अब हम बात करेंगे भारत और मालदीव का, क्योंकि मालदीव में जब सत्ता पलटती है तो कहीं ना कहीं भारत में संबंध बदल जाते हैं, क्योंकि जो मालदीव है वहां पर चाइना समर्थित कार्ड खेला जाता है। चाइना
के अकॉर्डिंग जब सरकार चल रही होती है तो भारत के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि चाइना भी भारत के खिलाफ होता है। जैसे अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने भारत से अपील की है कि इस द्वीपीय देश में मौजूद भारतीय सैनिकों को हटा लिया जाए जो मालदीव में है, और इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था। जो वर्तमान के राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आए हैं, इन्होंने मालदीव की जनता के सामने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था कि इन्होंने कहा था कि अगर मैं चुनाव में जीत जाऊंगा तो इंडिया को बाहर कर दूंगा, इंडिया के जो सैनिक हैं इन्हें बाहर कर दूंगा। ये सेम सिचुएशन वही है जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिक खड़े रहते थे अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए। भारत के सैनिक भी मालदीव में रहते हैं उनकी सहयोग के लिए, रक्षा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, लेकिन मालदीव कहता है कि हम खुद अपनी सुरक्षा कर लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। असल में मालदीव इसके लिए सक्षम भी नहीं है, लेकिन मालदीव किसके कहने पे कह रहा है? चाइना कार्ड, यानी कि चाइना के कहने पे कह रहा है। और चाइना नहीं चाहता है कि भारत की उपस्थिति मालदीव में रहे, और ऐसा मालदीव के शीर्ष नेता भी कह रहे हैं। तो भाई चाइना और मालदीव दोनों एक दूसरे के यार हो गए और भारत उनका दुश्मन हो गया, इसलिए बाहर करने की बात हो रही है। अगर हम मालदीव में भारत और चाइना के बदलते समीकरण पर फोकस करें, अच्छा उससे पहले आप ये देख लीजिए कि मालदीव की लोकेशन क्या है। तो ये हमारा जो लक्षद्वीप होता है इसी के नीचे हमारा मालदीव देखने को मिलता है। कौन सा चैनल इसको क्रॉस करता है? 9 डिग्री चैनल है या 8 डिग्री चैनल है या 10 डिग्री चैनल है? ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया है आपको, जो शॉर्ट नोट्स की सीरीज में चला रहा हूँ, तो उसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा चैनल है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, इंडिया और मालदीव को। तो यहाँ पे आप समीकरण को देखोगे, जब 2008 से 13 के बीच में संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण थे, तो पहली लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पे चुनी गई थी जो कि बढ़ते सुरक्षा सहयोग पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध थे। लेकिन उसके बाद 2013 से 18 के बीच में जब पीपीएम, जो कि एक राजनीतिक पार्टी, जब इन्होंने चुनाव जीता, तो यहाँ के जो निर्वाचित राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन, इन्होंने लोकतंत्र पर नकेल कसनी शुरू कर दी और चीन से क्या हो गया, इनकी निकटता बढ़ गई, क्योंकि चीन में भी तो लोकतंत्र नहीं है। चीन में भी क्या है, सत्तावादी दल है, एक ही दल की सरकार चलती रहती है वहाँ पे, जिसे हम लोग कहते हैं समाजवादी या मार्क्सवादी विचार कह सकते हो। लेकिन असल में वहाँ पे असली समाजवाद नहीं है। समाजवाद का मतलब होता है समाज का कल्याण करना, न कि समाज की नकेल कसना। ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे मूल अधिकार के नाम पे कुछ भी नहीं है, केवल शोषण है, दबाव दिया जाता है। तो सेम काम मालदीव में भी हो रहा था, तो भारत से संबंध विच्छेद हो गए। फिर 2018 से 23 के बीच में भी संबंध अच्छे थे, जब एमडीपी एक राजनीतिक दल है वो जीतता है और इंडिया फर्स्ट की नीति लागू करता है कि हम सबसे पहले अपने पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध रखेंगे, और जिसमें सबसे ताकतवर जो पड़ोसी है वो है भारत, और भारत के संबंध अच्छे रहेंगे भारत के साथ। तो भारत के साथ एक आर्थिक सहयोग हुआ और अच्छा सहयोग हुआ, और दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों में सुधार होना शुरू हो गया। लेकिन फिर वही बात आ गई कि 2023 में जैसे ही सत्ता पलट गई उनकी, अब एक नया संबंध शुरू हो रहा है, और इसमें भारत मालदीव के संबंध तनावपूर्ण रहेंगे, भारत और चाइना के संबंध मालदीव और चाइना के संबंध मधुरतापूर्ण रहेंगे। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या परिणाम निकलेगा। लेकिन अगर हम पूरे तथ्य को देखें तो जो पीपीएम है, यानी कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, इसने एक कैंपेन चलाया था जो कि इंडिया आउट कैंपेन के नाम से। तो आपसे ये भी यूपीएससी प्रश्न पूछ सकती है कि इंडिया आउट कैंपेन किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि मालदीव में राजनीतिक पार्टी के द्वारा चलाया गया कैंपेन था, जहां पर क्या किया गया कि भारतीयों को खाली करने के लिए कहा गया मालदीव से। काम करने वाले मालदीव भारतीयों को नहीं, जो सैनिक खड़े हैं वहां पे उनकी बात हो रही है, जो सरकार के द्वारा भेजे गए। जो लोग वहां काम करने गए हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनको नहीं कहा गया। वो वहीं रह रहे हैं, वहीं काम कर रहे हैं, वहीं सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो आर्मी गई है वहां की सुरक्षा के लिए, उनको बाहर करने की बात की जा रही है। और एमडीपी के विरुद्ध चुनाव में जीत महत्वपूर्ण की, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी थी, इसके खिलाफ हो गया अब ये। और वहीं भारत की सैन्य उपस्थिति का कड़ा विरोध किया। कौन सी उपस्थिति है ये? सैन्य उपस्थिति। तो यहाँ पे जो सैनिक हैं उनको सैलरी मालदीव नहीं, इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, तो उन्हीं को वापस करने के लिए बात हो रही है। और मालदीव ने भारत की सैन्य उपस्थिति को अपनी संप्रभुता को नुकसान पहुंचा सकती है। मालदीव ने यह कहा कि अगर भारतीय सैनिक खड़े रहेंगे मालदीव में, तो कहीं ना कहीं वो उनकी संप्रभुता के खिलाफ है और वो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये सब चाइना के कहने पे हो रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी। मालदीव पौवा भर का देश है, जैसी चाइना जो है कि उसको कर्ज में डुबो देगा तो सारा का सारा मालदीव छीन लेगा। जैसे श्रीलंका के हम्बनटोटा एयरपोर्ट को छीन लिया, अफ्रीका के कई देशों को अपने कब्जे में कर लिया है, साउथ चाइना सी में कई सारे द्वीपों को अपने कब्जे में कर रखा है कि भाई जब आप हमारा पैसा नहीं दोगे तो हम तो आपके ऊपर काम करेंगे ही करेंगे, आपको अपने कब्जे में करेंगे। और लेकिन शुरू में पैसा खूब प्यार से देता है कि ले लो पैसा मेरे पास बहुत है, ले लो, अपना विकास करो, आर्थिक विकास करो, जब मन होगा तब लौटा देना। और जब चाइना को लगता है कि हम्बनटोटा जैसे एयरपोर्ट या कोलंबो जैसे एयरपोर्ट, मालदीव जैसे देश अब लौटाने की स्थिति में नहीं है, तो चाइना फिर अपना असली रूप दिखाता है, ड्रैगन वाला साम्राज्यवादी विस्तार, कि अब ये साम्राज्य मेरा होगा, या तो मुझे 1 साल के अंदर पैसा दो, नहीं तो ये पूरा का पूरा साम्राज्य मेरा दो। श्रीलंका में भी क्या हुआ, हम्बनटोटा एयरपोर्ट क्या हुआ, चाइना के कंट्रोल में चला गया। अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं जो उसके कंट्रोल में चले गए।
फिलीपींस और जापान के आसपास जो द्वीप है, स्प्रेटले द्वीप, बहुत सारे द्वीप हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा आज की क्लास में, तो वो भी सब चाइना के कंट्रोल में चले गए। भाई आप लालच लोगे, आपको पैसा दिया गया, आप पैसा रिटर्न नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है ना कि जो महाशक्ति है आप उससे कहाँ तक टकराओगे। अब मालदीव श्रीलंका के पास कितनी औकात है, कौन उनकी सुनने वाला है। इसी तरीके से वो पाकिस्तान में कर रहा है। पाकिस्तान में भी एक समय आएगा, खूब पैसा दे रहा है, खूब पैसा दे रहा है, बाद में आएगा कि वो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा। आज नहीं करेगा, 100 साल बाद करेगा। पाकिस्तान की सरकार पास इतना पैसा नहीं है कि वो चाइना का कर्जा उतार ले, वो तो खुद ही सब भीख मांग रहे हैं कटोरा लेके, वो क्या देंगे जो है कि कर्जा। तो ये सब चीजें हैं, चाइना की रणनीति होती है। तो भारत के लिए जो मालदीव का महत्व था वो ये था कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक अभिन्न अंग था, क्योंकि भारत चाहता था कि सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारिक संबंध काफी मजबूत रहे हैं, और भारत और मालदीव दोनों ही सार्क के एक महत्वपूर्ण देश भी हैं। तो भारत चाहता था कि मालदीव के साथ एक अच्छे संबंध रहे इस तरीके से, क्योंकि देखो जब तक आपका पड़ोसी अच्छा नहीं है ना, आप कितने भी दूर की गर्लफ्रेंड से आशिकी कर लो या बॉयफ्रेंड से, आपका पड़ोसी बार बार आपके घर में उंगली करता रहेगा कि साहब आपका लड़का यहाँ जाता है, आपकी लड़की यहाँ जाती है। तो मेरे दोस्त, अगर पड़ोसी से संबंध अच्छा है ना, तो आपके दूर के भी संबंध अच्छे होंगे। लेकिन अगर पड़ोसी से संबंध नहीं अच्छे ना, तो आपके घर में शिकायत लगाता रहेगा। तो इसीलिए कहा था पड़ोसी आपके लिए अच्छा होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, इवन कि कौटिल्य ने भी कहा है कि हम पड़ोसी को चुन नहीं सकते हैं, मतलब चूज नहीं कर सकते। अगर चूज करने की बात हो तो हर व्यक्ति चाहेगा यार हमें पड़ोसी अच्छा मिल जाए। तो पड़ोसी जो मिल गया उसके साथ संबंध को अच्छा रखना चाहिए, अच्छा रखने की कोशिश करनी चाहिए, न कि भाग्य भरोसे छोड़ दे। तो भारत तो लगातार कोशिश करता है कि मालदीव के साथ संबंध अच्छे हो, लेकिन नहीं रख पा रहे हैं चाइना की वजह से। सामरिक उपस्थिति की बात करें तो मालदीव अदन की खाड़ी, होर्मुज जल डमरू मध्य, मलक्का जल संधि जैसे हिंद महासागर के प्रमुख चेक पॉइंट के बीच एक रणनीतिक कड़ी के रूप में, अगर आपको भारत से अफ्रीकी देश या अरबी देश के साथ व्यापार करना है तो इन सब जल संधियों से होकर जाओगे, जो कि मालदीव से होते हुए जाना पड़ता है कई बार। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे चेक पॉइंट पे है जहां पर भारत को अपने इन चेक पॉइंट की सुरक्षा के लिए मालदीव के साथ संबंधों को अच्छा रखना था। और अगर हम भारत की मात्रा के हिसाब से देखें तो 95% और वैल्यू के हिसाब से देखें तो 65% व्यापार हिंद महासागर से होता है, और हिंद महासागर में मालदीव एक मोती की भांति होता है। और अगर यहाँ पे चाइना के प्रभुत्व बढ़ जाएगा तो भारत के व्यापार को प्रभावित करेगा। रक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में देखें तो आतंकवाद हो गया, समुद्री पायरेसी हो गया, यानी कि समुद्री डकैती जो होती है, मादक पदार्थों की तस्करी, अन्य समुद्री खतरों के विरुद्ध सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में मालदीव खड़ा रहता है। और अगर वहां पे चाइना का प्रभाव बढ़ता जाएगा तो समुद्री चोरी भी होगी, ड्रग्स भी सप्लाई होगा फिर भारत में धीरे धीरे, और भी समुद्री खतरे, आतंकवाद वगैरह, ये सारी गतिविधियां बढ़ेंगी। ऐसा नहीं कि केवल एक बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं संबंध प्रभावित होंगे। और हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए मालदीव का सहयोग जरूरी था। प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति भी स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय प्रवासी समुदायों का वहाँ प्रभुत्व है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे टीचर और साथ ही साथ डॉक्टर्स, इंजीनियर, ये सब मालदीव में एकदम भरे पड़े हैं भारत की तरफ से, जो मालदीव की इकोनॉमी के साथ साथ वहाँ की सामाजिक स्थिति को सुधार रहे हैं। और जब मालदीव की राजनीतिक पार्टी में परिवर्तन हुआ है तो कहीं ना कहीं वो जो है कि इन लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करेंगे, और भारत और मालदीव के संबंध जो है कि तनावपूर्ण होंगे। तो ये भी एक चुनौती आ सकती है। फिर हम दोनों के बीच में सहयोग के क्षेत्र की बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो 2021 तक 323.9 मिलियन डॉलर तक जो है कि पहुंच गया था व्यापार, और भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। यानी मालदीव 3 बड़े देशों से व्यापार करता है, जिसमें तीसरे नंबर पे भारत भी है। हालांकि पहले नंबर पे चाइना हो सकता है या कोई और देश होगा। अब वो अमेरिका से तो करेगा नहीं व्यापार, क्योंकि इतना छोटा देश है, उसकी आवश्यकता जब चाइना ही पूरा कर दे रहा है तो क्या ही अमेरिका से वो करेगा। लेकिन तीसरे नंबर पे भारत भी था जिसके साथ वो व्यापार करता था। और सुरक्षा और रक्षा की बात करें तो 2016 में रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना भी हस्ताक्षर की गई भारत और मालदीव के बीच में, जिसमें 70% रक्षा प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को भारत द्वारा पूरा किया जाता था मालदीव की डिफेंस पॉलिसी के लिए। और सैन्य अस्पताल, तटीय निगरानी, रडार प्रणाली, ये सभी डेवलप किए जा रहे थे। और वहीं भारत के द्वारा उथुरु थिलाफालू प्रवाल में एक नया तटरक्षक बेस बना रहा है। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन और मानवीय सहायता का आपदा राहत अभ्यासों में भी भाग लेते हैं। तो ध्यान देना, एक्वेरियन में भारत और मालदीव दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं 2011 में भारत, श्रीलंका, मालदीव, इन्होंने एक त्रिकूट यानी कि त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग की शुरुआत की थी CSC के रूप में, जो कि इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के रूप में थी। तो यहाँ पर एक संबंध विच्छेद होगा, फिर भारत और श्रीलंका के भी संबंध हो सकता है प्रभावित हो जाए अगर श्रीलंका और मालदीव दोनों ही चाइना से प्रभावित रहेंगे, चाइना के प्रभाव में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं
मालदीव के साथ साथ श्रीलंका के भी संबंध प्रभावित होंगे और समुद्री सुरक्षा का ये जो समूह है ये कमजोर भी पड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों यहाँ पर समझने के लिए आपको। और विकास संबंधी सहयोग की बात करें तो इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और इसी तरीके से फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी, इन सभी की स्थापना की जा रही है। अवसंरचना के स्तर पे हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है, सड़क का, भूमि सुधार, ये सभी कुछ भारत जो है कि वहाँ पे कर रहा है। और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना का भी निर्माण भारत के द्वारा किया जा रहा है, जो मालदीव की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना है। तो ये भी प्रभावित हो जाएगी वहाँ पे और मालदीव का विकास धीमा हो जाएगा, बल्कि चाइना आधारित विकास होगा। जैसा चाइना चाहेगा वैसा विकास होगा। हालांकि दोनों देशों के बीच एक ओपन स्काई समझौता हो चुका है। पर्यटन, चिकित्सा, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश दिया जाता है। इसीलिए अब जितने भी भारतीय मालदीव में जाते हैं तो उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या फिर मालदीव से अगर आप भारत में आते हैं तो वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप देखो कि टीवी एड्स में, मोबाइल में, रील्स में एड्स जो आते हैं कि जो नए नए कपल होते हैं शादी होने के बाद हनीमून पीरियड के लिए वो मालदीव जाना पसंद करते हैं। तो बहुत सारे जो बुक प्लानर होते हैं, जो बुकिंग करते हैं, यहाँ से ले जाने से लेकर यहाँ वापस लाने तक का पूरा खर्चा जो होता है, 4 रात 2 दिन 5 दिन ऐसे करके 40,000, 50,000, 60,000, तो उन लोगों को बस आपको पैकिंग वैकिंग करके तैयार रहना होता है और जो ट्रिप प्लानर होता है वो आपको लेके जाता है और मालदीव घुमा के ले आता है। लेकिन उसके लिए कहीं भी वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस आपके पास एक इंडियन आईडी का प्रूफ होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, दिखाने के लिए कि मैं भारतीय गणराज्य का नागरिक हूँ, लेकिन मुझे वीजा की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मेरे और मालदीव देशों के बीच में जो समझौता है कि दोनों देश के नागरिक अगर एक दूसरे देश में आ रहे हैं पर्यटन के लिए तो उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीजें होती हैं। वहीं भारत और मालदीव संबंधों में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे अब राजनीतिक परिवर्तन होने की वजह से मालदीव में अस्थिरता आएगी, धार्मिक उन्माद पैदा होगा, नशीली दवाओं का दुरुपयोग होगा, श्रम बाजार संबंधी समस्या आएंगी, लेबरों का शोषण होगा, भारत विरोधी भावनाओं को और प्रबल किया जाएगा क्योंकि जो चुनी गई सरकार है वो चीन समर्थक मानी जा रही है। और इसी वजह से इसने इंडिया आउट जो है कि प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसकी वजह से इंडिया को बाहर करो। चीन का प्रभाव बढ़ता जाएगा कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल मालदीव एक महत्वपूर्ण सदस्य बन सकता है। यानी भारत को जो घेरने की जो नीति है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, इसमें मालदीव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा चाइना के लिए, और परियोजनाओं को पूरा होने में भी देरी होगा। इस वजह से भी भारत की नकारात्मक छवि बढ़ रही है। तो आगे की राह में यही हो सकता है कि भारत विरोधी धारणा को दूर करना, जैसे वैक्सीन मैत्री के प्रयोग से मालदीव के लोगों को अधिक लाभ मिलेगा और मालदीव के लोगों में जब जनमानस पैदा होगा, क्योंकि सरकार कैसे चुनी गई, मालदीव के लोगों ने तो इंडिया आउट को समर्थन किया, इसलिए तो वहां का राष्ट्रपति चुना गया जो चाइना समर्थन था। लेकिन अगर मालदीव के लोगों के बीच सहयोगात्मक संबंध बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो सरकार को फिर पलटेंगे और फिर भारत समर्थन सरकार लाएंगे। युवाओं को रोजगार और उद्यमशीलता के लिए अगर हम लक्षित करेंगे तो कहीं ना कहीं युवाओं को जब रोजगार मिलेगा और उन्हें पता होगा कि उनके रोजगार में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है, तो वो भारत का समर्थन करेंगे। परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए ताकि वहां की सरकार और जनता के प्रति नकारात्मक भाव न पैदा हो। नई सरकार के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल ही ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो जाना चाहिए, या यूं कहे कि बिल्कुल निराशावादी नहीं होना चाहिए। हमें नई सरकार के साथ भी अपने संबंधों को और बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए कि ताकि चाइना का प्रभाव और कम से कम रह जाए। भारत को अपने मजबूत पक्षों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। और भारत और मालदीव को नेबरहुड पॉलिसी और सागर पहल के तहत एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि इनके बीच जो संबंध है वो लगातार बनता रहे और आगे और वृद्धि हो। ऐसा नहीं कि सरकार बदल जाने से संबंध बदल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब चलते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक पे, और वो है हमारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। क्यों चर्चा में है, क्या बात है इसमें, समझ लेते हैं। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन की जो महासभा है, जनरल असेंबली ने जो ह्यूमन राइट कमीशन के लिए 15 नए सदस्यों का चुनाव किया है और इन्हें फिर से शामिल होने के लिए, ध्यान देना कि इस एचआरसी में फिर से शामिल होने के लिए रूस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि रूस चाहता था कि यार मुझे ह्यूमन राइट कमीशन में फिर से शामिल कर लिया जाए। लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा कि तुमने यूक्रेन में जो नरसंहार मचाया है ना, मानव के अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो हम तुम्हें एंट्री नहीं देंगे। भाई ये तो वही बात हो गई कि तुमने नरसंहार किया, जिनोसाइड किया, यूक्रेन में बहुत लोगों को मारा, भेजा बेजुबान लोगों को या जो है कि निर्दोष लोगों को, और अब आ रहे हो मानवाधिकार परिषद में जो कि मानवों के अधिकारों की बात करती है। तब तुम्हारा अधिकार कहाँ गया जब तुमने यूक्रेन पे मिसाइलें छोड़ी थी? बात समझिएगा मेरी यहाँ पे। तो इसलिए रूस को जो है कि बाहर कर दिया। हालांकि जो ह्यूमन राइट कमीशन है इसमें टोटल 47 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं दोस्तों? 47, जो कि 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप से 13 देश आते हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्र से 13 देश आते हैं, पूर्वी यूरोप से 6 देश आते हैं, लैटिन अमेरिकी कैरिबियाई देश से 8 देश आते हैं,
और पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से 7 देश आते हैं और ये रेशियो फिक्स है। लेकिन इसी 47 देशों में से वर्तमान में 15 देशों की सीट खाली थी जिन्हें नए सदस्य के रूप में चुना गया और इनका कार्यकाल कितना होगा दोस्तों? 3 साल का कार्यकाल होगा। तो अब जरा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो कौन कौन से देश चुने गए हैं। तो अगर हम मुख्य रूप से देखें तो इसमें चाइना है, जापान है और बुरुंडी है, कुवैत है, फ्रांस है, क्यूबा है, ब्राजील है। चाइना और जापान ये 2 देश हैं जो एशिया की जो टोटल 13 सीट है उसमें से 2 सीटें इनको मिली है, क्योंकि टोटल नॉमिनेशन ही 15 देशों का होना था। 47 देश तो टोटल है ना, उसमें से 15 देशों का नॉमिनेशन होना था, जिसमें से 2 देशों को सीट मिली, चाइना और जापान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन राइट कमीशन में अभी हाल ही में 15 देशों में से कौन से 2 देश एशिया से शामिल हुए, या फिर भारत को कितने वर्ष की सदस्यता मिली है, या लिख देगा यूपीएससी कि भारत को 3 वर्ष की सदस्यता मिली है। तो आप कहोगे ह्यूमन राइट कमीशन में 3 वर्ष की तो होती है सदस्यता, लेकिन भारत को तो मिली नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसे तो यूपीएससी प्रश्न बनाता ना, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। हालांकि 15 सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 2024 से लेकर 2026 तक रहेगा और ये गुप्त मतदान के आधार पर इनका चुनाव किया गया। गुप्त मतदान के आधार पर निर्वाचित होने के लिए एक देश को कम से कम 97 वोट की आवश्यकता होती है और यूक्रेन पर आक्रमण करने की वजह से ह्यूमन राइट कमीशन से रूस को बाहर कर दिया गया, क्योंकि रूस ने जिनोसाइड किया था, यूक्रेन में नरसंहार किया था। और कौन कौन से देश इस बार चुन के आए ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। और इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो मुख्यालय जिनेवा में है और एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में स्थापित है जो विश्व में मानवाधिकारों का प्रचार करती है और उनका संरक्षण करती है। 2006 में इसका गठन किया गया था। 2006 में इसका गठन किया गया था। संरचना की बात करेंगे तो एक अध्यक्ष होते हैं और 4 उपाध्यक्ष होते हैं जो 5 क्षेत्रीय समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 5 क्षेत्रीय समूह कौन कौन से होते हैं जो अभी मैंने आपको ये बताया, जिसमें अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश, इन्हीं 5 क्षेत्रों से एक अध्यक्ष और 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई। और अगर हम बात करें ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यों की, तो मानवाधिकार की स्थिति की सार्वजनिक जांच करके सरकार को जवाबदेह ठहराना, किसी देश में अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो विशेष सत्र आयोजित करना और गंभीर और नियमित उल्लंघनों के समाधान खोजना, तथ्यों को जुटाना और तकनीकी सहायता प्रदान करना और क्षमता का निर्माण करना, ये सभी इसके काम होते हैं। सचिवालय की बात करेंगे तो मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के कर्मचारी सचिवालय के अंग के रूप में कार्य भी करते हैं और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो उच्चायुक्त है वो यूएन के महासचिव के प्रति जवाबदेह है। वर्तमान में कौन जो है कि महासचिव है इनके? एंटोनियो गुतरेस। कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुतरेस, जो किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? पुर्तगाल के हैं। तो ये आपका जो ह्यूमन राइट कमीशन के जो उच्चायुक्त होते हैं, ये महासचिव यूएन के महासचिव के प्रति क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं, लाइबल होते हैं, ये उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। पर्यवेक्षक के रूप में इसमें गैर सदस्य भी शामिल हो सकते हैं जो इसके सदस्य नहीं है। इट मीन्स कि जो 47 देश इसके सदस्य हैं, इनके बियॉन्ड है, इनके अलावा गैर सदस्य इसमें शामिल होंगे। एनजीओ शामिल हो सकते हैं, ठीक है, अंतर सरकारी संगठन शामिल हो सकते हैं, ये सभी इसके ऑब्जर्वर के तौर पे शामिल हो सकते हैं, बस गैर सदस्य के अलावा। शक्तियों की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग के रूप में और तथ्यों की खोज करने वाले मिशनों की स्थापना कर सकती है। हालांकि इसका जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं, इसीलिए किसी भी देश पर इनके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं, चाहे आपको पालन करना हो या ना करना हो। और इन्हीं सब पृष्ठभूमि में आप देखेंगे कि मानवाधिकार परिषद की कुछ आलोचना भी होती है, जैसे सदस्यता संबंधी मानदंड। इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो इसमें सदस्य देश होते हैं उनका स्वयं के और दूसरे देशों के विरुद्ध होने वाली जांच को रोकने के लिए प्रयास किया जाता है। ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि जो सदस्य देश हैं और उन देशों में भी अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उन सदस्यों की सदस्यता निलंबित नहीं होती है। अब बताइए, चाइना इसका सदस्य बना है, तो आपको क्या लगता है कि चाइना में मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होता होगा? भाई, लोकतांत्रिक देश में जब उल्लंघन हो सकता है तो चाइना तो वैसे ही रूढ़िवादी और मार्क्सवादी देश है, तो वहाँ तो बिल्कुल हनन होता है। वहाँ तो लोगों को बोलने की भी आज़ादी नहीं मिलती ढंग से कि भाई तुम सरकार के खिलाफ बोल भी दो। अगर ऐसा होता तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बदल जाते ना, प्रेसिडेंट साहब, लेकिन आज तक नहीं बदल रहे, वो वही के वही चले आ रहे हैं। शिंजो, वो क्या नाम है, शी जिनपिंग लगातार चले आ रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं वहाँ पे भी शोषण हो रहा है, लेकिन ऐसे देशों की सदस्यता निलंबित भी नहीं होती है। कुछ विशेष मुद्दों पर अधिक फोकस करके उसका राजनीतिकरण कर लिया जाता है। जैसे 2007 से परिषद में लगातार ये मांग की जा रही है कि इजरायलियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चर्चा का मुख्य विषय बना रहा है। तो क्या लगता है कि केवल इजरायली है जो मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है? रूस नहीं कर रहा था, चाइना नहीं कर रहा है, यूएसए नहीं कर रहा है, सारे देश कर रहे हैं ना। तो फिर किसी एक देश को सजा क्यों मिल रही है? आप बस केवल पॉलिटिसाइजन कर रहे हो,
राजनीतिकरण कर रहे हो, ये कोई मतलब नहीं होता है। वहीं पहुंच संबंधी बात है, पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है यहाँ पर इनके जो सत्र वगैरह चलाने के लिए। ग्लोबल साउथ में मौजूद जो नागरिक हैं या जो उनसे जुड़े कार्यकर्ता हैं, इनकी समस्या वैश्विक समुदाय से अवगत नहीं कराई जाती है, क्योंकि ग्लोबल साउथ में आपका अमेरिकी देश लैटिन अमेरिकी देश आते हैं, अफ्रीकी देश आते हैं, एशियाई देश आते हैं, भारत आता है, और इनमें लगातार ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। लेकिन वैश्विक स्तर पे इनकी मांग नहीं उठने दी जाती है कि ताकि विश्व के स्तर पे लोगों को पता ना चले। वहीं आप देखोगे बच्चे, पीड़ित, संघर्ष में बचे हुए लोग, भागीदारी और इनकी समस्याओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। और नागरिक समाज की भागीदारी भी इसमें जो है कि एक चिंता का विषय है कि ये भी सक्रिय रूप से इसमें शामिल नहीं होते, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और वहीं कार्यान्वयन संबंधी भी चुनौतियां हैं दोस्तों, क्योंकि जो परिषद की अनुशंसाएं होती है वो गैर बाध्यकारी होती हैं, और जो निर्णय होते हैं वो भी बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके रिपोर्ट्स का, इनके निर्णय का कोई असर किसी पर नहीं पड़ता है। तो अब इन्हें आप प्रभावी तभी कर सकते हो, पहली चीज इनकी विश्वसनीयता बढ़ाओ। सदस्यों के पूरे कार्यकाल के दौरान अगर उनके मानवाधिकार की जांच की जाए, ढंग से गहनता से जांच की जाए, और अगर लगता है कि इन्होंने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, तो उस देश की सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए, ठीक है। और और मानवाधिकारों के उल्लंघन का अगर आरोप है किसी भी देश पर जो उनके सदस्य हैं, तो उनकी सदस्यता को निलंबित किया जाए, पहला काम। दूसरा, पहुंच को बढ़ाना चाहिए। तीसरा, नागरिक समाज की मान्यता होनी चाहिए, नागरिक समाज को इसमें शामिल करना चाहिए ताकि उनके द्वारा जो समस्या रखी जाएगी वो जेन्युइन समस्या होगी। कार्यप्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाना चाहिए और पारदर्शिता को भी लेकर आइए कि स्थानीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पे कार्य करने वाले हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला होनी चाहिए ताकि वहां पर जो पारदर्शिता है वो बढ़ सके, पारदर्शिता भी होनी चाहिए। और अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पे, दक्षिण चीन सागर। तो अब हम दोस्तों आज का आपका आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें साउथ चाइना सी के बारे में हम समझेंगे। मुद्दा क्या है कि फिलीपींस ने अभी हाल ही में चीन के द्वारा लगाए गए जो फ्लोटिंग बैरियर थे इसको हटा दिया। साउथ चाइना सी में क्या किया था, चीन ने कुछ जगह फ्लोटिंग बैरियर लगा दिए थे और कहा था कि ये मेरी बाउंड्री है, इसके अंतर्गत कोई घुसना नहीं चाहिए। लेकिन फिलीपींस ने कहा ऐसा है, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, तुम जहां भी बैरियर खड़ा कर दोगे वो तुम्हारा हिस्सा हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो उसने हटाया और उस एरिया में घुसा, अपना मछली उछली पकड़ा, खूब मौज की, मछली खाया। तो चाइना ने क्या किया कि फिलीपींस की नौकाओं को विवादित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया था, इसलिए इसने फ्लोटिंग बैरियर लगा दिया था। तो जैसे कि चीन ने स्कारबोरो सोल में एक लैगून के पास फ्लोटिंग बैरियर स्थापित किए थे, चीन ने यह दावा किया कि ये उसका क्षेत्र है, जबकि फिलीपींस कहता है कि ऐसा नहीं है, यह उनके अनन्य आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है, फिलीपींस का, यानी कि एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन होता है उसके अंतर्गत आता है। तो चाइना कहता नहीं मेरा क्षेत्र है और फिलीपींस कहता है नहीं मेरा क्षेत्र है। तो चाइना ने इसका समाधान क्या निकाला, 9 डैश लाइन। ये कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा टॉपिक को। तो 9 डैश लाइन एक यू आकार की रेखा, जिसे अभी मैं इमेज में आपको दिखाऊंगा, और इसमें 1940 के दशक में चीन द्वारा मानचित्र पर दर्शाया गया है। दक्षिण चीन सागर के इस क्षेत्र पर चीन अपने दावे का प्रतिनिधित्व करता है और कहता है दक्षिण चीन सागर का लगभग 90% क्षेत्र 9 डैश लाइन के अंतर्गत आता है, यानी साउथ चाइना सी का 90% जो हिस्सा है वो चाइना का है। ऐसा चाइना अपना 9 डैश लाइन के माध्यम से बताता है। तो जरा देख लेते हैं 9 डैश लाइन पहले है क्या, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर ताइवान है, ये चाइना है, और यहाँ पे फिलीपींस है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर की लाइन है जिसके ऊपर मैं ग्रीन स्पेन कर रहा हूँ, और ये वाला एरिया, यानी इतना एरिया पूरा का पूरा चाइना कहता है कि मेरा है। भाई 90% तो तुम ही ले गए। ये मलेशिया के पास जरा सा बचा, ये वियतनाम के पास जरा सी है, थोड़ा सा मलेशिया के पास यहाँ पे, इंडोनेशिया के पास यहाँ पे। तो ये बताओ कि और भी कोई देश रहता है कि खाली तुम ही रहते हो? चाइना कहता है कि नहीं, मैं ही रहता हूँ, मेरे ही ये सारे के सारे, मैं किसी को नहीं दूंगा। और इसी रेड लाइन को ही 9 डैश लाइन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत 90% एरिया साउथ चाइना सी का चाइना अपने लिए कवर्ड करता है, कहता है ये मेरा है। और यहीं पे होता क्या है कि इसी क्षेत्र में जो तटवर्ती देश होते हैं दोस्तों, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, ये सब कहते हैं कि नहीं, 9 डैश लाइन जो है कि केवल और केवल चाइना का नहीं, बल्कि यहाँ पर जो कुछ हिस्सा है वो हमारा भी है। लेकिन दिक्कत यही है कि चीन इस साउथ चाइना सी के लगभग 90% हिस्से को कहता है कि मेरे EEZ का हिस्सा है, जिसमें पारासेल द्वीप आते हैं, स्प्रैटली द्वीप आते हैं, प्रताप द्वीप आते हैं, स्कारबोरो सेल आते हैं, ये सभी आइलैंड्स आते हैं। लेकिन जो अन्य तटवर्ती देश है वो भी ऐतिहासिक तौर के आधार पर कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारे EEZ का हिस्सा है, ये साउथ चाइना सी जो है कि अकेले चाइना का कैसे हो सकता है। यानी इस पूरे क्षेत्र में हम सब भी शामिल हैं, लेकिन चाइना कहता है कि ठीक है तुम शामिल तो हो, लेकिन तुम 10% में, 90% में तो अकेले मैं ही हूँ। तो वही तो वो कहता है कि नहीं भाई, अकेले तुम्हारा ही कैसे है, सारे देशों को मिला जुला होना चाहिए।
तो इस वजह से चाइना ने यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, चाइना ने यहाँ पर कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करना शुरू कर दिया और इन द्वीपों के माध्यम से वो बंदरगाहों का प्रयोग करता है, सैन्य केंद्रों का प्रयोग करता है, हवाई पट्टियों का प्रयोग करता है, क्योंकि बहुत सारे निर्जन आइलैंड है जिसपे कोई रहता नहीं है, तो उसका प्रयोग चाइना करने लगा और कहता है कि नहीं ये तो मेरा क्षेत्र है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। फिलीपींस ने इस मामले को हेग के स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में भी ले गया था। फिलीपींस ने कहा कि महाराज आप ही इसका निर्णय कर सकते हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो 2016 में जो निर्णय दिया, जो यूएन क्लॉज था, जो आपका सी मतलब समुद्र को लेकर जो नियम है, वो फिलीपींस के पक्ष में ही निर्णय सुनाया। लेकिन दिक्कत तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कोई भी निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है। तो चाइना ने भी कहा कि भैया हम इस निर्णय को नहीं मानते। कि तुम कौन होते हो भाई, तुम सुप्रीम कोर्ट हो गए, अपने दुनिया के हो गए, मेरी दुनिया के नहीं हो। फिलीपींस मुद्दा लेके चला गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो तुमको क्या लगता है कि तुम जो मामला दोगे हम उसको मान लेंगे? ऐसा नहीं है। लेकिन निर्णय फिलीपींस के पक्ष में गया था, लेकिन चाइना ने इनकार कर दिया। तो अब ये सारी बातें थी करंट अफेयर्स की, लेकिन अब हम बात करते हैं कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। तो दक्षिण चाइना जो सागर है यानी कि साउथ चाइना सी, उसका महत्व क्या है? पहला महत्व है कि समुद्री व्यापार, यानी कि सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है और वैश्विक व्यापार का लगभग 60% हिस्सा इसी क्षेत्र से होता है। अगर हम बात करें कि 2016 में ही 3.37 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार भी इसी क्षेत्र से हुआ था। भारत का भी बात करें, हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ होने वाला जो व्यापार है, लगभग 55% व्यापार साउथ चाइना सी के माध्यम से संपन्न हुआ। दक्षिण कोरिया से होगा तो भी वहीं से आएगा, ताइवान से होगा तो भी वहीं से आएगा, मलेशिया से होगा तो भी वहीं से आएगा, जापान से होगा तो भी वहीं से आएगा। इन सभी क्षेत्रों से ही तो व्यापार होगा ना भारत का। आपको मैं दिखा देता हूँ इमेज में फिर से। अगर भारत ताइवान से कोई ऑर्डर ले रहा है तो यहीं से तो होके आएगा भारत की ओर। अगर वो फिलीपींस से कोई व्यापार कर रहा है तो यहीं से तो होके आएगा। अगर वो यहाँ पे लटके जापान से अगर कोई व्यापार कर रहा है तो वो यहीं से तो होके आएगा। इंडोनेशिया मलेशिया से कोई व्यापार कर रहा है तो यहीं से तो होके आएगा। तो इतना अधिक जो है कि भारत के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और ऐसे में जब ये चुनौती आएगी तो दिक्कत तो बढ़ेगी। प्राकृतिक भंडार के रूप में देखें तो इस क्षेत्र में आपको कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, कोरल लाइम, उच्च सिलिकेट युक्त रेत, उच्च गुणवत्ता वाले रत्न, प्राकृतिक मोती, इन सभी के विशाल भंडार यहाँ देखने को मिलते हैं। इस सभी के यहाँ विशाल भंडार देखने को मिलते हैं। तो अगर साउथ चाइना सी पे केवल चाइना का कब्जा रहेगा तो ये प्राकृतिक भंडारों से भारत और साथ ही साथ जितने भी तटवर्ती देश हैं ये सभी वंचित रहेंगे। मछली पकड़ने का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि यहाँ पे जल जो है साउथ चाइना सी का पूरे वर्ष गर्म बना रहता है और गर्म जल में मछलियाँ अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं और अच्छी क्वालिटी की पाई जाती हैं। लेकिन चाइना कहेगा कि केवल हम ही पकड़ेंगे, फिलीपींस को नहीं पकड़ने देंगे, वियतनाम को नहीं पकड़ने देंगे। तो मछली का जो व्यापार है इनके यहाँ मत्स्य पालन, वो उद्योग धंधा ठंडा पड़ जाएगा, नुकसान होगा। असंख्य निर्जन द्वीप है जिसपे कोई भी व्यक्ति रहता ही नहीं है, तो ऐसे द्वीपों को बंदरगाह के प्रयोग में, सैन्य ठिकानों, अनुसंधान संबंधी कार्य के लिए भी किया जा सकता है। तो ये भी एक बेनिफिट है यहाँ पे। लेकिन इन सभी के साथ साथ आप देखोगे नौवहन और नौ संचालन की स्वतंत्रता की बात करें तो यहाँ पे चीन के दावों को स्वीकार करने से इस क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता प्रभावित हो जाएगी, नेविगेशन की सिस्टम प्रभावित होगा और एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी प्रभावित होगी, क्योंकि जितने भी तटवर्ती देश हैं जो चाइना के साथ विवाद की स्थिति में रहते हैं, तो भारत को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से जो तटवर्ती देशों का समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो उसी साउथ चाइना सी के झगड़े में उलझे हुए हैं और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो प्रभावी नहीं हो पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जा रही है कि हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को वहाँ पे सही ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो था महत्व। लेकिन अगर हम चुनौती की बात करें, साउथ चाइना सी में जो चुनौतियां हैं, पहली कि चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है, यहाँ पे सैन्य आक्रामकता में वृद्धि हो रही है। अत्यधिक मछली पकड़ना सबसे बड़ी एक चुनौती हो रही है, जिससे इकोसिस्टम प्रभावित होगा। भाई समुद्री इकोसिस्टम तंत्र को तो नुकसान होगा ना। और इस क्षेत्र पर प्रभुत्व दर्शाने के लिए तटीय देशों द्वारा नौसेना अभ्यास किया जा रहा है, जो कि एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ रहा है। और ग्लोबल कॉमन्स का मुद्दा, चीन के दावों को मानने से नेविगेशन अथवा समुद्री परिवहन और व्यापार स्वतंत्रता संबंधी ग्लोबल कॉमन्स का मतलब जो दुनिया के लिए जरूरी है वो सब प्रभावित होगा और व्यापार बाधित हो जाएगा। क्योंकि चाइना की तो रणनीति यही रहती है, भाई एक क्षेत्र को लुभाओ, एक क्षेत्र पे पैसा लगाओ, फिर उसके बाद उसे अपने कब्जे में कर लो। यही वो करता है और कुछ नहीं करता है। इसका आज करें पुराना किस्सा है ये। आगे की राह में अगर हम कर सकते हैं कुछ, तो हम यही कर सकते हैं कि 2018 से जो रुकी हुई कोड ऑफ कंडक्ट वार्ता है उस प्रक्रिया को पुनः शुरू करो, और ताकि एक आचरण तैयार किया जाए, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जाए कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधि होनी चाहिए और किस प्रकार की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। अगर
प्रतिबंधित गतिविधि को अगर कोई देश संचालित कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या नियम होना चाहिए, क्या जुर्माना होना चाहिए, ये सारी चीजें तय होनी चाहिए पहले से। संधारणी मत्स्य यानी अनियंत्रित रूप से मछली पकड़ने पर जो गतिविधि हो रही है इस पर रोक लगाइए, ताकि कहीं ना कहीं हम इकोसिस्टम को बचा सकें और व्यापार को अच्छी तरीके से चला सकें मछलियों के। ट्रांस बाउंड्री मैरीटाइम पीस पार्क यानी MPP, यानी जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपर्पस, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में जो स्थापित लाल सागर MPP है, इसी तरीके का इस क्षेत्र में भी कर दो। मैंने कल की क्लास में दिखाया था आपको, डेड सी जो है जिसकी लवणता सबसे अधिक है, लगभग 333% है, ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में, और इसको भी लेकर बहुत डिस्प्यूट रहता है। तो इसको भी लेकर जो डिस्प्यूट रहता है उस डिस्प्यूट को खत्म किया गया लाल सागर MPP के नाम से। तो ऐसे ही क्यों ना हम साउथ चाइना सी में भी कोई ऐसा मतलब कि एग्रीमेंट तैयार करें या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करें जिसकी वजह से चाइना और तटवर्ती देशों के साथ संबंध अच्छे हों और भारत की भी उपस्थिति वहां पे एक मजबूत दावेदार के रूप में होनी चाहिए। वहीं नए कृत्रिम द्वीपों का जो निर्माण लगातार चाइना कर रहा है उसको रोको। पहले तो नए कृत्रिम द्वीपों के निर्माण पर रोक लगनी चाहिए, ताकि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो गंभीर नुकसान हो रहा है उसको वो बचना चाहिए, और चीन की जो प्रभावशीलता है, जो प्रभाव है, वो भी कम हो पाएगा, यानी उसका जो नियंत्रण है, जो प्रभुत्व है, वो भी कम कर पाएंगे हम। वहीं समुद्री मार्ग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, नागरिक और व्यापारिक जहाजों के बाधा रहित आवागमन की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होनी चाहिए, यानी नेविगेशन का सिस्टम जो है कि वहाँ पे सभी के लिए खुला होना चाहिए। तो ये तो था दोस्तों जो है कि आपके आज का लेक्चर, और इससे पहले जो 2-3 लेक्चर मैंने करा दिए उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी ही फरवरी में आने वाली है आपकी PT 365, जो कि आपके लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करेगी और आपको बहुत बेनिफिट देगी PT 365। तो उसके लिए फायदा तभी मिलेगा जब आप पहले से ही मंथ वाइज जो है कि आप करंट अफेयर्स की क्लास को हमारे साथ रेगुलर कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो था दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन, और अब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे अपने इस अगले टॉपिक से, और इंटरनेशनल रिलेशन को हम कंप्लीट कर देंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।